हेलो दोस्तों, मैं त्रिशा सिंह। आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 8 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यानी कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम लोग इस सेशन में बाकी बचे हुए क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टेस्ट पेपर का पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा और उस ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। ठीक है, और इस टेस्ट पेपर में सभी क्वेश्चंस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के हैं, तो बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा क्वेश्चन। और इसके बाद इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करने के बाद एक बार एनवायरनमेंट इकोलॉजी की बुक ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि फिर से आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं जहाँ जहाँ पे डाउट्स थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, इनमें प्राय संधारणीय विकास को प्रोत्साहन देने के लिए स्थलीय, समुद्री, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को शामिल किया जाता है। दूसरा, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को कोर क्षेत्र सख्त रूप से आरक्षित है और मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। तीसरा कथन है, भारत में सभी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के भाग हैं। तो बताएं जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में इन तीनों में से कौन कौन से कथन सही है और कितने सही है टोटल। तो दोस्तों, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है कि इसमें प्राय संधारणीय विकास को प्रोत्साहन देने के लिए स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र को शामिल किया जाता है। और जीवमंडल की संरचना की बात करें तो जीवमंडल को तीन भागों में या तीन पार्ट होते हैं। सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे क्रोड कहते हैं। ठीक है, फिर इसका आपका इस क्रोड के बाहर का जो एरिया रहेगा पूरा, ये आपका बफर जोन कहलाता है। और इस बफर जोन के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा आपका, ये संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ओके। अब इस क्रोड जोन, ये जाने कि इस जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के सबसे आंतरिक हिस्सा जिसे हम लोग क्रोड कहते हैं, इसमें जो है दोस्तों सभी मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। यानी कि इसमें किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं किया जा सकता है और ना ही कोई बाहरी इंसान इसमें जा सकता है, सिवाय अधिकारियों को छोड़ करके। ठीक है, यहाँ के जो वन अधिकारी होंगे सिर्फ वही जा सकते हैं, नॉर्मल इंसान यहाँ पे नहीं जा सकता है, प्रतिबंधित है। ठीक है, और बफर जोन की बात करें तो बफर जोन में इसको नियंत्रित किया जाता है बफर जोन में, लेकिन यहाँ पर इस बफर जोन में मत्स्य पालन किया जा सकता है, शोध संस्थान किए जा सकते हैं, शिक्षा प्रशिक्षण जैसे कार्य किए जा सकते हैं, पर्यटन को भी यहाँ पे किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम संक्रमण क्षेत्र की बात करें तो संक्रमण क्षेत्र में मानव बस्ती बसाए जा सकते हैं। जो भी परंपरागत कार्य होते हैं संक्रमण क्षेत्र में किया जा सकता है। ठीक है, और दोस्तों एक और बात अगर स्टेटमेंट में दे देता कि ये जो क्रूड क्षेत्र है, सबसे आंतरिक क्षेत्र जो होता है जीवमंडल का, जो सबसे संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ पे सारी गतिविधियाँ नियंत्रित पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं, इस क्रूड क्षेत्र में क्या राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए जा सकते हैं? क्या यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया जा सकता है? तो बिल्कुल यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट में दे दे तो वहाँ पे गलत मत करिएगा। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा भी सही हो गया कि कोर क्षेत्र में सभी जो मानवीय गतिविधियां होती हैं सख्त रूप से संरक्षित होती हैं, प्रतिबंधित होती हैं। तीसरा दिया है कि भारत में सभी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के भाग हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत में कुल मिला के 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, लेकिन सभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के भाग नहीं है, बल्कि इनमें से केवल 12 बायोस्फीयर रिजर्व ही वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के भाग है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, सभी नहीं केवल 12। ठीक है, अब ये 12 कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, भारत की कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, या फिर ये पूछ देगा कि किन किन बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के भाग में शामिल किया गया है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए कई बार याद कर लीजिएगा, ट्रिक बहुत सारे यूट्यूब पे इसका ट्रिक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड के हिसाब से याद करिए, कभी कभी क्या होता है इसका कालक्रम पूछ देता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दो स्टेटमेंट सही थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए,
पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में यह अनिवार्य है कि प्रत्येक संरक्षित वन में उनकी सीमाओं से प्रारंभ होकर न्यूनतम 10 किलोमीटर तक इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। दूसरा दिया है, इको सेंसिटिव जोन 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो बताएं कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, एक बार ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, फिर आंसर करिए। तो दोस्तों, भारत में ये अनिवार्य नहीं है अभी, ठीक है, कि प्रत्येक संरक्षित वन में उनकी सीमाओं से प्रारंभ होकर के 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए। ठीक है, ये अनिवार्य नहीं है, बल्कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जितने भी संरक्षित वन है, उस संरक्षित वन के 1 किलोमीटर तक के एरिया को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए। ये संरक्षित वन आपका राष्ट्रीय उद्यान हो सकता है, वन्य जीव अभ्यारण्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर नहीं बल्कि 1 किलोमीटर होना चाहिए, और ये भारत में अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में निर्णय दिया था, तो उस निर्णय के आधार पर किसी भी संरक्षित वन में उनकी सीमाओं से प्रारंभ होकर के 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाएगा। तो पहला गलत हो गया। ठीक है, दूसरा दिया है कि इको सेंसिटिव जोन 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें दिया है इको सेंसिटिव जोन 1972 के वन्य जीव संरक्षण के अधिनियम के तहत अधिसूचित होता है। ठीक है, नहीं, इको सेंसिटिव जोन को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया जाता है। तो आपका दूसरा भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख ओजोन क्षयकारी पदार्थ है? ठीक है, तो बताएं, मीथेन, फ्रेऑन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई नहीं। इनमें से बताना है कि कौन सा प्रमुख ओजोन क्षयकारी पदार्थ है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी फ्रेऑन जो है ओजोन क्षयकारी पदार्थ है। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख संस्थान है। दूसरा, इसका विशेष ध्यान सिलिकोसिस जैसे धूल संबंधी श्वसन रोगों पर है। तीसरा, हाल ही में राष्ट्रीय खनिज स्वास्थ्य संस्थान का विलय जो है NIOH में किया गया है, यानी कि राष्ट्रीय व्यावसायिक संस्थान में राष्ट्रीय खनिज स्वास्थ्य संस्थान का विलय किया गया है। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा कथन उपरोक्त में से सही है। ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन प्रमुख संस्थान नहीं है, यानी राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अधीन है। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, न कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। पहला गलत हो गया। दूसरा दिया है कि इसका विशेष ध्यान सिलिकोसिस जैसे धूल संबंधी श्वसन रोगों पर है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है आपका। और तीसरा भी सही है कि राष्ट्रीय खनिज स्वास्थ्य संस्थान का विलय जो है अभी हाल ही में राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान में हुआ है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल दूसरा और तीसरा, यानी ऑप्शन बी। अगला देखिए, जैव विविधता के संदर्भ में ईविल क्वार्टेट में निम्नलिखित में से कौन से 4 घटकों का समूह शामिल है? ठीक है, ईविल क्वार्टेट जैव विविधता के विलुप्त होने के 4 प्रमुख कारणों को ही एविल क्वार्टेट कहते हैं। ठीक है, एविल क्वार्टेट। ठीक है, जैव विविधता के विलुप्त होने के 4 प्रमुख कारणों को सम्मिलित रूप से एविल क्वार्टेट कहा जाता है। ये 4 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं जिसकी वजह से जैव विविधता में बहुत ज्यादा हानि होती है? ठीक है, बहुत ज्यादा ह्रास आती है, बताएं कौन सा? तो दोस्तों एक तो सबसे बड़ा कारण पर्यावरण हानि, यानी कि अगर जैव विविधता जीव रहते कहाँ है भाई, उनके लिए जीव जहाँ पे जैसे कि जंगल हो गया, ठीक है, उनका जो पारितंत्र है, अगर उनके पारितंत्र उनके आवास में हानि होगी जहाँ वो रह रहे हैं, तो अगर इनके आवास में हानि होगी तो ये इनके जीवों की विविधता पर भी तो प्रभाव पड़ेगा। ये जीव कहाँ जाएंगे? तो इससे क्या होगा, आपकी जैव विविधता में हानि होगी। ठीक है, अति दोहन, अगर हम लोग अपने
प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या बचेगा? भाई जंगल है, जंगल को हम लोगों ने काट करके यहाँ पे बहुत बड़ा उद्योग स्थापित कर दिया, तो ये जंगल में जो जीव जंतु थे कहाँ गए? है ना? एक तो इनके आवास में हानि हुई और यहाँ के संसाधनों का हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दोहन किया। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। जो जल है, जल को हम लोग एकदम दूषित कर दे रहे हैं, तो जल में जो मछलियाँ हैं वो मरने लग रही हैं, ठीक है? जल पे जीवित अन्य जो पेड़ पौधे हैं आश्रित हैं, और अन्य जो जीव हैं वो आश्रित हैं, उन पर भी उनका काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और सह विलुप्ति देखने मिलेगी। और विदेशी प्रजातियों का अगर अगर विदेशी प्रजातियों का आकर के विदेशी प्रजातियां अगर आती हैं, तो ऐसे क्या होता है कि विदेशी प्रजातियां बहुत ज़्यादा अपना क्षेत्र विस्तार करने लगती हैं, और जब ये अपना क्षेत्र विस्तार करती हैं तो यहाँ की जो स्थानिक प्रजाति होती हैं, इन पर इनकी आबादी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है? तो ये चारों ही जो है एविल क्वार्टेट कहे जाते हैं, जो कि जैव विविधता के हानि के प्रमुख कारण है, ठीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, प्रदूषित स्थल पर प्राकृतिक या निर्मित सूक्ष्म जीवों की आबादी को शामिल करके प्रदूषकों को विकृत करने के लिए देशी सूक्ष्म जीवों की क्षमता में वृद्धि करने की तकनीक को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारे प्रदूषक, ठीक है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे उद्योग अलग अलग जगहों पे स्थापित हैं, और फिर मानवीय गतिविधियों द्वारा, जैसे कि हम लोग हैं किचन से हमारे बहुत सारे ऐसे विषाक्त पदार्थ, कुछ हम लोग ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित होता है, ठीक है? तो ये जो प्रदूषक है, ठीक है, ये जो प्रदूषक है या फिर कहें हम विषाक्त पदार्थ है, अब इसको ख़त्म करने के लिए एक नेचुरल प्रोसेस को अपनाया जाता है, जैसे कि जिसे जैवोपचार कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इस जैवोपचार के माध्यम से नेचुरली हम लोग इस प्रदूषक या विषाक्त पदार्थ को उस स्थान से खत्म करते हैं, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट फिर से क्लीन हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस जैवोपचार में हम लोग किस तरह के तकनीक का प्रयोग करते हैं, कैसे हम इसे नेचुरली कैसे हम लोग प्रदूषक को खत्म करेंगे? तो मान लीजिए कि कोई जलीय पारितंत्र है, ठीक है, यहाँ पे तेल जो बहुत ज़्यादा फैल गया है, या फिर कोई भूमि है, उस भूमि में पेट्रोलियम पदार्थ या फिर कोई भी विषाक्त पदार्थ विद्यमान है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बैक्टीरिया का यूज़ करेंगे, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर बैक्टीरिया का प्रयोग करेंगे। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस विषाक्त पदार्थ को अपघटित करने का काम करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे ये बैक्टीरिया, ये सूक्ष्म जीव जो है उस विषाक्त पदार्थ को अपघटित कर देंगे, और वहाँ पे प्रदूषक जितने रहेंगे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में था, आपको मैंने समझाने की कोशिश किया कि सूक्ष्म जीवों के माध्यम से जब विषाक्त पदार्थों को या फिर प्रदूषकों को खत्म करने का काम किया जाता है, तो आपका क्या कहलाएगा, जैव संवर्धन कहलाएगा, ठीक है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक होने चाहिए, जैसे कि अब पोषक तत्व, सूक्ष्म जीव बहुत कम है अगर उस प्रदूषित स्थान पर, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, पोषक तत्वों को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा पोषक तत्व होंगे तो ज़्यादा ज़्यादा सूक्ष्म जीव अपनी आबादी में वृद्धि करेंगे, और साथ में वहाँ पे तापमान भी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तापमान भी ज़्यादा होना चाहिए, ओके। तभी ये सूक्ष्म जीव अपनी आबादी बढ़ाएंगे, और अपनी आबादी बढ़ाएंगे तभी तो वहाँ पे जितने प्रदूषक रहेंगे उसको अपघटित करने का काम करेंगे। तो ये जो है आपका जैव संवर्धन कहलाएगा, यानी कि प्रदूषकों को खत्म करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करना, ठीक है। चलिए अगला देखिए, प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन दिया हुआ है कि यह अधिनियम भारत के लोक लेखा के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष की स्थापना करता है। दूसरा है, अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों का 50% धनराशि प्राप्त होती है। तीसरा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसके खातों की वार्षिक अंकेक्षण करता है। तो बताना है कि कितने कथन सही हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 की बात करें तो इसका पहला स्टेटमेंट जो दिया है कि यह अधिनियम भारत की लोक लेखा के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष की स्थापना करता है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा जो दिया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों को 50% नहीं, राज्य को 90% धनराशि प्राप्त होती है, न कि 50%, ठीक है। तो आपका पहला गलत हो गया। तीसरा देखिए, तो नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक किसके खातों की वार्षिक अंकेक्षण करता है, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कितने कथन सही हैं, 2 कथन सही हैं। अगला देखिए, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में अपघटन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है।
स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहा है, इसमें अपघटन प्रक्रिया के संदर्भ में विचार करना है। पहला कथन दिया है, निक्षालन को जल में घुलनशील जैविक पोषक तत्वों के मृदा संस्तर में रिसाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरा दिया है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ह्यूमस पोषक तत्व भंडार के रूप में कार्य करता है। तीसरा, लिग्निन और काइटिन की उपस्थिति में अपरद के अपघटन की दर बढ़ जाती है, ये दिया है। ठीक है, हम बताने कितने कथन सही हैं। तो दोस्तों, निक्षालन क्या है, सिंपल में समझने की कोशिश करिए। गमला ले लीजिए, गमला में छोटे छोटे गिट्टी जो छोटे मोटे कड़के पदार्थ होते हैं उनको रख लीजिए। ठीक है, और इसके ऊपर मिट्टी की लेयर बिछा दीजिए ऊपर तक। अब आप क्या करिए, ऊपर से पानी डालिए। ऐसा नहीं कि बाल्टी सहित पूरा इसमें गिरा दिया, नहीं। जैसे कि वर्षा, नॉर्मली तेज वर्षा होती है, ठीक है, मूसलाधार वर्षा, तो इसी तरीके से इस पे आप जल की बूंदों की गिराइए, तेज बूंदों को। तो ऐसा रोज करिए। एक वक्त के बाद आप देखेंगे कि ये जो मिट्टी थी अंदर कंकड़ में या गिट्टी में, इसमें इस बड़े बड़े कड़के पदार्थों में मिल जाएगी। ठीक है, तो यही जो है, यानी कि ऊपर से मिट्टी क्या हुई, इसके अंदर आ गई, तो यही जो है आपका लीचिंग है, यानी निक्षालन है। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ह्यूमस पोषक तत्व भंडार के रूप में कार्य करता है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा दिया हुआ है कि लिग्निन और काइटिन की उपस्थिति में अपरद के अपघटन की दर बढ़ जाती है, नहीं। लिग्निन और काइटिन की उपस्थिति में जो अपरद होते हैं उनकी अपघटन की दर जो है कम हो जाती है, न कि बढ़ जाती है। तो आपका तीसरा गलत है। तो कितने आपके स्टेटमेंट सही है, केवल एक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, कणकीय पदार्थ, क्षोभ मंडलीय जोन, उपयुक्त में से कितने द्वितीयक वायु प्रदूषक हैं? ठीक है, द्वितीयक वायु प्रदूषक यानी कि ये सीधे किसी स्रोत से नहीं आते हैं। ठीक है, सीधे किसी स्रोत से नहीं आते हैं। ओके, जैसे आप देखेंगे प्राथमिक प्रदूषक, ये डायरेक्ट पर्यावरण में प्रवेश करते हैं और किसी न किसी, जैसे कि बाइक हम लोग ईंधन जला रहे हैं, इस ईंधन जब हम कोई एक लकड़ी जलाते हैं तो इस लकड़ी को जलाते हैं तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, ये प्राथमिक प्रदूषक है, यानी कि ये किसी से, ये डायरेक्ट हमारे पर्यावरण में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पर्यावरण को सीधे, हमारे पर्यावरण में सीधे प्रवेश करते हैं और प्रभावित करते हैं। लेकिन ये जो द्वितीय प्रदूषक होते हैं ये सीधे किसी स्रोत से उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि ये वायुमंडल में अभिक्रिया करके अन्य यौगिकों का निर्माण करते हैं, तब जाकर के हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, डायरेक्ट ये सल्फ्यूरिक अम्ल किसी स्रोत से नहीं उत्पन्न हो रहा है कि हम लोग ईंधन जला रहे हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल उससे निकल रहा है, नहीं। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, हम लोग बहुत सारे ईंधन का व्हीकल्स प्रयोग करते हैं तो उसके जरिए बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, तो उसी गैसेस के माध्यम से सल्फर डाइऑक्साइड अन्य चीज़ों से, अन्य यौगिकों से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, जो हमारे एसिड रेन का कारण बनता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका द्वितीय वायु प्रदूषण में हो जाएगा क्षोभमंडल ओजोन। क्षोभमंडलीय ओजोन ये प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। ठीक है, पैरा ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, कड़की पदार्थ ये आपका प्राथमिक प्रदूषण होगा, क्योंकि कड़की पदार्थ, जैसे कि आप लोगों ने कोयले का दहन हो रहा है किसी इंडस्ट्री, किसी उद्योग में, ठीक है, किसी कारखाने में कोयले का दहन हो रहा है, तो इससे जो राख निकलेगी छोटी छोटी, यही आपकी प्रदूषक है, एरोसॉल है। ठीक है, तो ये आपका प्राथमिक प्रदूषक होगा, पहला, दूसरा, चौथा द्वितीय वायु प्रदूषक होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, टोटल 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने भारत की जलवायु कार्रवाई की पंचामृत रणनीति के घटक है? ठीक है, पंचामृत रणनीति के घटक कौन कौन से हैं इन तीनों में से? तो दोस्तों, पहला दिया है कि वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करना है। ठीक है, तो पंचामृत रणनीति के तहत तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है,
ठीक है। दूसरा दिया है वर्ष 2030 तक ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करना है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। लेकिन तीसरा जो दिया है कि 2047 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो नहीं, 2047 तक नहीं बल्कि 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य जो है प्राप्त करना है, ठीक है। तो पहला तो सही कि 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करना है, और 2030 तक 2030 तक ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करना है। इसके अलावा 2030 तक जो है कार्बन उत्सर्जन में 1 टन की कमी करना, 1 बिलियन टन की कमी करना है 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में, ठीक है। और इसके अलावा कार्बन तीव्रता में 2030 तक 45% की कमी करनी है। तो ये अन्य लक्ष्य हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उष्मीय प्रदूषण जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता को क्षति पहुंचा सकता है। दूसरा, जल निकाय के तापमान में वृद्धि से घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, पहला स्टेटमेंट जो दिया कि उष्मीय प्रदूषण जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता को क्षति पहुंचाती है, तो बिल्कुल अगर जलीय पारिस्थितिक तंत्र का तापमान बढ़ रहा है, ठीक है, उष्मीय प्रदूषण की वजह से, तो इसकी वजह से शैवालों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। शैवालों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ेगी। जब इन सभी शैवालों की, सूक्ष्म जीवों की जलीय पारितंत्र में इनकी संख्या बढ़ेगी, तो ऐसे में क्या होगा कि उस जलीय पारितंत्र में ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो आपका अगर ऑक्सीजन कम होगा तो उस जलीय पारितंत्र में जैव विविधता को हानि पहुंचेगी। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, और दूसरा भी सही है कि जल निकाय के तापमान में वृद्धि से घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला देखिए, सुर्खियों में रहे स्थान और अवस्थिति। पहला दिया है अल्बेका घाटी, माउंट रुआंग और शेक्सगाम घाटी। बताना है कि कितने सही सुमेलित हैं। तो दोस्तों, अल्बेका घाटी जो है ये सीरिया में नहीं है, कहाँ है फिर? लेबनान में है, ठीक है, ये लेबनान में है। तो आपका पहला गलत हो गया। माउंट रुआंग, यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ये इंडोनेशिया में है, तो आपका दूसरा सही है। शेक्सगाम घाटी लद्दाख में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, लद्दाख में नहीं है, जम्मू कश्मीर में है। तो कितने सही है? केवल एक सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, महासागरीय अम्लीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है महासागरीय अम्लीकरण से तात्पर्य अतिरिक्त वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के कारण महासागर के पीएच स्तर में कमी से है, ओके। दूसरा है महासागरीय अम्लीकरण समुद्री जीवों, विशेष रूप से कैल्शियम कार्बोनेट शेल या अस्थिपंजर वाले जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, महासागरीय अम्लीकरण से तात्पर्य क्या है कि जो महासागर वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के कारण महासागरों के पीएच में कमी आ जाती है। महासागरों के पीएच में कमी आने की वजह से जो महासागरीय जल है वो अम्लीय हो जाता है। इसी को मुझे महासागरीय अम्लीकरण कहते हैं, ठीक है। किसके कारण? वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत ज़्यादा अवशोषण के कारण, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट सही हो गया, ओके। दूसरा दिया हुआ है कि अब देखिए, जैसे कि हमारे जो समुद्र में कैल्सीकृत जीव होते हैं, कैल्सीकृत जीव मतलब कैल्सीकृत, एक मिनट, ये जो कैल्सीकृत जीव होंगे, ये कैल्सीकृत जीव जैसे कि प्रवाल हो गए आपके, मोलस्क, इसके अलावा प्लवक प्रजातियां, ये सभी कैल्सीकृत जीव हैं, ठीक है। ये जो कैल्सीकृत जीव हैं ये अपने अस्थियों और इसके अलावा अस्थि पंजर और जो शेल के निर्माण के लिए ये किस पर निर्भर होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट पर निर्भर होते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट बनने के लिए कार्बोनेट आयन की जरूरत होती है समुद्र में, ठीक है, कार्बोनेट आयन की जरूरत होती है, ठीक है, कार्बोनेट आयन की जरूरत होती है। कार्बोनेट आयन अगर कम होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये कैल्सीकृत जीव अस्थि पंजर या फिर शेल नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे में
अगर जल का तापमान बढ़ता है, सॉरी अम्लीकरण बढ़ती है, तो अम्लीकरण बढ़ने की वजह से इस वजह से अगर अम्लीकरण बढ़ता है, ठीक है, अम्लीकरण बढ़ने की वजह से कार्बोनेट आयंस जो है नहीं बन पाते हैं, या कार्बोनेट आयंस पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर कार्बोनेट आयन नहीं बनेंगे, कार्बन आयंस में कमी आएगी, तो ऐसे में जो कैल्सीकृत जीव होंगे ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करके, यानी कि अगर कार्बोनेट आयंस की उपलब्धता कम होती है तो ऐसे में कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट किस पर निर्भर होता है अपने निर्माण के लिए? कार्बोनेट आयंस पे। और अगर अम्लीकरण बढ़ेगा तो कार्बन आयंस कम होते जाएंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला देखिए, ये स्थलीय बायोम दिया हुआ है और इसकी विशेषताएं। टुंड्रा में देखेंगे आप लोग, यहाँ पे परमाफ्रॉस्ट या स्थायी तुषार वाली मृदा देखने को मिलेगी आपको, पहला सही है। दूसरा, टैगा में आपको सदाबहार शंकुधारी वन देखने को मिलेगा। सवाना में लंबी घास और छोटे वृक्ष देखने को मिलेंगे, क्योंकि छोटे वृक्ष इसलिए क्योंकि यहाँ पे वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, जल की उपलब्धता यहाँ पे अपेक्षाकृत कम होती है वर्षा कम होने की वजह से, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला कथन दिया है कि शीत ऋतु के दौरान अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र के आकार में वृद्धि हो जाती है। दूसरा कथन दिया है ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल क्लोरीन ब्रोमीन अभिक्रियाओं के लिए सतह प्रदान करते हैं, जिसके कारण महत्वपूर्ण ओजोन का अपक्षय होता है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा शीत ऋतु के दौरान जो है समताप मंडलीय बादल का निर्माण होता है। ठीक है, और हमारे बहुत सारे हम लोग ऐसे हम लोगों के द्वारा या फिर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, वहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस रिलीज होती है। ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है हमारे वायुमंडल में जा करके अन्य गैसों के साथ मिश्रित होकर के ये CFC गैस कहाँ चली जाती है? समताप मंडल में चली जाती है। ठीक है, जब ये CFC गैस समताप मंडल में जाती है तो समताप मंडल में जाने के बाद ये CFC गैस UV रेस के प्रभाव में आकर के क्लोरीन मुक्त मूलक उत्सर्जित करती है। ठीक है, ये जो क्लोरीन एटम्स उत्सर्जित करती है, यही क्लोरीन एटम्स जो है ओजोन लेयर का डिप्लेशन करती है, यानी अवक्षय करती है। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि शीत ऋतु के दौरान अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र के आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि जो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल होता है ना, ये एक तरह से सतह प्रदान करता है क्लोरीन और ब्रोमीन अभिक्रियाओं के लिए। ठीक है, तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पीने के प्रयोजन हेतु प्रयोग किए जाने वाले जल को फ्लोराइड आयनों से पूर्णतः रहित होना चाहिए। दूसरा कथन है 10 ppm से अधिक फ्लोराइड आयन अस्थियों और दांतों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो बताएं कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, पीने के प्रयोग के लिए जो हम लोग जल यानी कि जो पेयजल होता है, पेयजल में फ्लोराइड आयंस का पूर्णतः रहित, यानी कि उसमें फ्लोराइड आयंस का उपस्थित होना जरूरी है। अगर ये फ्लोराइड आयंस नहीं होते हैं जल में, तो ऐसे में हमें दांतों से संबंधित बीमारी, यानी कि दांतों जो हमारे इनेमल्स होते हैं उनमें क्षय होने लगता है। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत है कि फ्लोराइड आयंस से पूर्णतः रहित होना चाहिए। नहीं, पेयजल में फ्लोराइड आयंस की निश्चित मात्रा होनी जरूरी है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा दिया है कि 10 ppm से अधिक फ्लोराइड आयंस अस्थियों और दांतों पर हानिकारक। ठीक है, आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है कि 10 ppm से अधिक अगर फ्लोराइड आयंस होता है जल में और उस जल का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में हमारे अस्थियों और दांतों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखिए,
जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जब कोई व्यक्ति ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर यात्रा करता है तो इसमें सामान्यतः वृद्धि होती है। दूसरा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आप लोग ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो ऐसे में क्या होता है कि ध्रुव की ओर सूर्य तप की मात्रा बहुत कम प्राप्त होती है, और सूर्य तप की मात्रा यानी कि तापमान यहाँ पे बहुत कम होता है, और वर्षा भी नहीं होती, वर्षा भी बहुत अल्प मात्रा में होती है। और अगर तापमान, मेनली तापमान बहुत कम होता है, जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगी वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पे विविधता ज़्यादा पाई जाएगी। तो यहाँ पर विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, पर्याप्त मात्रा में सूर्य तप मिलता है और वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है। तो इसलिए यहाँ पर आपको जब आप ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो आपको जैव विविधता में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा भी सही है क्योंकि आपका कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा है और वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है, इसलिए यहाँ पे आपको विविधता ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो दोनों स्टेटमेंट सही, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, कनेर या नेरियम पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है कि इन पुष्पों के कच्चे अर्क के सेवन से बचना चाहिए। दूसरा, इनमें ओलिएंड्रीन नामक कार्डियोटॉक्सिक ग्लाइकोसाइड होता है जो मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो दोस्तों कनेर का पुष्प आप लोगों ने देखा होगा, कनेर का फूल येलो कलर का कई कलरफुल होते हैं, वैसे बहुत सारे कलर के होते हैं। हमारे घर में जो लगा था वो येलो कलर था। ठीक है, इसमें आप देखेंगे जब इस कनेर के पत्ते को तोड़ेंगे तो इसमें आपको सफ़ेद रंग का दूध जैसा अर्क देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस अर्क को डायरेक्ट इसका सेवन करते हैं, करना नहीं है, मैं बता रही हूँ, अगर मैं इसका सेवन करती हूँ डायरेक्ट तो इससे मेरी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, मेरी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो ये जो कच्चे अर्क के सेवन है इससे हमें बचना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और क्यों बचना चाहिए? क्योंकि इसमें जो है ओलिएंड्रीन नामक कार्डियोटॉक्सिक ग्लाइकोसाइड नामक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है। इस वजह से हमारी इसके सेवन से हमारी डेथ हो सकती है। तो इसका प्रयोग किया जाता है वैसे बहुत सारे औषधि के रूप में, लेकिन डायरेक्ट नहीं किया जाता है। इसमें अन्य औषधीय पदार्थों को मिला करके हम इसका डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग है। दूसरा, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। तो दोस्तों अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय आयोग जो है ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्यात्मक आयोग है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में नहीं बल्कि वियना में है। ठीक है, कहाँ पे है इसका? वियना में इसका हेडक्वार्टर है। तो दूसरा गलत है, पहले से ही राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। अगला देखिए, हम लोग बहुत जल्दी टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, अब टाइम नहीं बचा है कि आप क्वेश्चन पेपर से आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि प्रैक्टिस लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बुक से रिवाइज करें। टेस्ट पेपर से रिवीजन नहीं होता है, टेस्ट पेपर से प्रैक्टिस होती है सिर्फ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्षेत्र विश्व जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल है? तो दोस्तों भारत में 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जो जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल है। एक तो हिमालयन रेंज, आपका पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत और आपका जो म्यांमार वाला क्षेत्र है इंडो बर्मा क्षेत्र। ठीक है, इसी में पूर्वोत्तर भारत भी आ जाएगा। इसके साथ आपका निकोबार द्वीप समूह, सूडालैंड। ठीक है, तो पूर्वी घाट जो है ये जैव विविधता हॉटस्पॉट में नहीं शामिल है। तो तीसरा जिसमें नहीं है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, अगला देखिए, वर्षा जल का पीएच मान निम्नलिखित में से कम होने पर अम्लीय वर्षा, यानी कि वर्षा जल का पीएच मान अगर 5.6 से कम हो जाता है। ठीक है, वर्षा जल का पीएच मान अगर 5.6 हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है तो फिर उसे जो है एसिडिक रेन घोषित किया जाए, यानी कि वो जो जल है अम्लीय हो जाता है। इसलिए इस तरह के वर्षा को जिसका पीएच मान 5.6 से कम होता है उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी में गॉसी के नियम का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ठीक है, गॉसी के नियम का सर्वोत्तम वर्णन करता है कौन सा? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समान संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटता से संबंधित प्रजातियां अनंत काल तक सह अस्तित्व में नहीं रह सकती हैं। अब मान लीजिए कि कोई पारितंत्र है, वहाँ पे कुछ ऐसे दो प्रजातियां, मेनली हम दो प्रजातियों की बात करेंगे, दो ऐसी प्रजातियां हैं जो समान संसाधनों पर निर्भर है। ठीक है, यानी कि जिन संसाधनों का प्रयोग ये कर रहा है
ए प्रजाति और इसी तरह का एक प्रजाति बी जो इसी संसाधनों का सेम संसाधनों का प्रयोग कराता है। ऐसे में क्या होगा, इन दोनों में प्रतिस्पर्धा होगा, जो सबसे बलवान होगा वो जीत जाएगा और जो ये अस्तित्व में रहेगा और जो कमजोर रहेगा ये अस्तित्व इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, यही आपका गॉसे का नियम है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इकोक्लाइन का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है, इकोक्लाइन का सर्वोत्तम वर्णन करता है। एक बार ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, उसके बाद आंसर करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो दोस्तों इकोक्लाइन क्या है, दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य एक स्पष्ट विभाजन सीमा नहीं होने की स्थिति में एक पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में क्रमिक किंतु निरंतर परिवर्तन। आप लोग कहीं भी जाते होंगे, ट्रेन से बाइक से सफर करते होंगे, तो आप लोग देखेंगे आपके रास्ते में ऐसे बहुत बड़ा घना जंगल आता है। क्या ये घना जंगल अचानक से आ जाता है सामने, या फिर आप जब देखेंगे कि घने जंगल से जब आप, ठीक है ये रोड बना दीजिए, तो आप लोग देखेंगे रास्ते में जाते जाते पहले आपको छोटे छोटे घास देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद छोटे इससे बड़े बड़े पौधे देखने को मिलेंगे, और आगे जाएंगे तो आपको एकदम बड़े बड़े पौधे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जीव जंतु देखने मिलेगा। पहले छोटे छोटे घास देखने को मिले, छोटे छोटे जीव। ठीक है, फिर इसके बाद थोड़े इससे बड़े बड़े पौधे देखने मिले, थोड़ी इससे ज़्यादा यहाँ की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे विविधता, जीवों की संख्या ज़्यादा देखने को मिली, प्रजातियों की संख्या, पौधों की प्रजातियों की संख्या ज़्यादा देखने मिली। फिर आप आगे बढ़े तो एक वक्त ऐसा है कि एकदम बड़े बड़े पेड़ पौधे, घने जंगल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा देखने मिलेगी, प्रजातियों में विविधता बहुत ज़्यादा, पौधों में बहुत ज़्यादा देखने मिलेगी। तो यहाँ पे कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है ना, कि बस यहाँ ये क्षेत्र खत्म हुआ तो फिर यहाँ पे बड़े पौधे, ये क्षेत्र खत्म हुआ तो यहाँ छोटे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते गए आपने देखा कि इनमें यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र में थोड़ा थोड़ा बदलाव देखने मिल रहा है। ठीक है, क्रमिक रूप से बदलाव देखने मिला है, परिवर्तन देखने मिला है। पहले छोटे पौधे थे, बड़े, फिर उसके बाद उससे भी बड़े। तो यहाँ पे कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है कि इस रेखा के बाद एकदम बड़े पौधे आ गए और इस रेखा के बाद एकदम छोटे पौधे आ गए। ठीक है, तो यही जो है आपका इकोक्लाइन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, इकोक्लाइन कहलाएगा। यानी दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य कोई एक स्पष्ट विभाजन सीमा नहीं होती है। ठीक है, यानी कि आप कोई स्पष्ट विभाजन रेखा उसमें नहीं खींच सकते हैं कि एकदम यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका एकदम घना पेड़ पौधा था, यहाँ पे आपका घास पाई तंत्र, वन पाई तंत्र, ऐसा कोई स्पष्ट विभाजन रेखा आप नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया इकोक्लाइन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने हाल ही में समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए अपनी विशिष्ट नीति जारी की है। दूसरा कथन है, भारत समुद्री प्रदूषण की रोकथाम पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। ठीक है, तो बताना है राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, क्या भारत ने अभी हाल ही में समुद्री प्रदूषण से निपटने की कोई विशिष्ट नीति जारी की है? तो नहीं, अभी भारत ने इस तरह की अभी कोई नीति जारी नहीं की है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। भारत समुद्री प्रदूषण की रोकथाम पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। वैसे भी अगर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो आपका पहला गलत होता है तो दूसरा सही ही रहता है। ठीक है, ऑप्शन ही ऐसा देता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित गिद्धों की कौन सी प्रजातियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकल एंडेंजर्ड हैं। ठीक है, रेड हेडेड गिद्ध, हिमालयी गिद्ध, सिलेंडर बिल्ड गिद्ध और व्हाइट रम्प्ड गिद्ध दिया हुआ है। बताना है कि किन किन इन चारों में से किन किन को क्रिटिकल एंडेंजर्ड घोषित किया गया है या क्रिटिकल एंडेंजर्ड संकट श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों, इनमें आप हिमालयन गिद्ध को छोड़ दें, हिमालयन गिद्ध को जो है नियरेस्ट थ्रेटेंड में रखा गया है। ठीक है, यानी निकट संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। बाकी सभी को यानी रेड हेडेड गिद्ध, सिलेंडर बिल्ड गिद्ध और व्हाइट रम्ड गिद्ध, इन तीनों को क्रिटिकल एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4। दूसरे को, हिमालयन गिद्ध को निकट संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। भारत में संरक्षण रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है, संरक्षण क्षेत्रों की अवधारणा को सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम 2002 में प्रस्तुत किया गया था। दूसरा है, संरक्षित क्षेत्र पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में होते हैं। तीसरा, सभी प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों कंजर्वेशन रिजर्व के संदर्भ में पहले स्टेटमेंट जो दिया है कि संरक्षित क्षेत्रों की अवधारणा को सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम 2002 में प्रस्तुत किया गया था, तो नहीं, इसे संरक्षित क्षेत्रों की अवधारणा को जैव विविधता अधिनियम 2002 में सर्वप्रथम घोषित नहीं किया गया था, बल्कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 में घोषित किया गया था। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा आपका सही, दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि संरक्षण क्षेत्र पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा दिया है कि सभी प्रकार के संरक्षण क्षेत्र में मानवीय गति नहीं, जितने भी संरक्षण रिजर्व्स होते हैं उसमें सभी मानवीय गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं होती हैं, ठीक है, कुछ गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं, पूरी गतिविधियां, सारी गतिविधियां नहीं, ठीक है। तो आपका तीसरा गलत हो गया, राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रदूषक दिया हुआ है और रोग दिया है, किस प्रदूषक से किस तरह का रोग होता है। तो दोस्तों आर्सेनिक, कैडमियम और नाइट्रेट दिया हुआ है, तो राइट आंसर करने की कोशिश करें। आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग होता है, कैडमियम से इटाई इटाई रोग होता है और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, किसी क्षेत्र में जैव विविधता की हानि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर किसी क्षेत्र में जैव विविधता की हानि होती है तो जैव विविधता की हानि से क्या परिणाम हो सकता है, ठीक है। पादपों की उत्पादकता में गिरावट आएगी, पर्यावरणीय व्यवधान जैसे सूखे के प्रति प्रतिरोध में कमी आएगी, रोग चक्र की परिवर्तनशीलता में वृद्धि हो जाएगी। तो बताएं कि कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं जैव विविधता हानि के, ठीक है। तो दोस्तों अगर जैव विविधता में हानि होगी तो ऐसे में क्या होगा, जैव विविधता हानि होगी तो पादपों की उत्पादकता में आपको गिरावट देखने को मिलेगा, तो पहला सही है। और इसके साथ पर्यावरणीय व्यवधान जैसे कि अगर सूखे की स्थिति होती है तो ऐसे में पेड़ पौधे इसके प्रति प्रतिरोध में इनकी कमी आएगी, यानी कि सूखा अगर होगा तो पेड़ पौधे उस सूखे की सहन को सह नहीं पाएंगे और उनकी प्रजातियों में उनकी उत्पादकता में भी कमी आएगी और फिर एक वक्त के बाद जो है उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा तेजी से गिरावट आने लगी। इसी तरीके से जीवों के संदर्भ में भी यही स्टेटमेंट रहेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, रोग चक्र की परिवर्तनशीलता में वृद्धि होगी, तो तीसरा भी सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा बायोपायरेसी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, ठीक है। बायोपायरेसी बताइए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, या वाणिज्यिक लाभ के लिए स्वदेशी ज्ञान या जैविक संसाधनों का अनधिकृत उपयोग है, ठीक है। यही आपका बायोपायरेसी कहलाएगा कि अगर कोई स्वदेशी ज्ञान है, किसी जनजातियों का कोई पारंपरिक ज्ञान है और उसका आप प्रयोग अनधिकृत रूप से कर रहे हैं अपने वाणिज्यिक लाभ के लिए, तो आपका बायोपायरेसी कहलाएगा, ठीक है। अगला देखिए, हाथियों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत सरकार ने 1992 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया था। दूसरा, वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन यानी कि साइट्स ने हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी के लिए माइक प्रोग्राम ध्यान रखिएगा, ठीक है। शॉर्ट में क्वेश्चन यही पूछेगा कि MIKE यानी कि माइक प्रोग्राम या माइक कार्यक्रम किस जीव के संरक्षण से संबंधित है, किस प्रजाति के संरक्षण से संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। आपका राइट आंसर होगा हाथी। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट एशियन एलिफेंट अलायंस का सदस्य है। बताएं कि कितने कथन सही हैं, ओके। तो दोस्तों भारत सरकार ने 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट कार्यक्रम शुरू किया था, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा, वन्यजीवों एवं वनस्पति यानी कि साइट्स ने जो है माइक प्रोग्राम की शुरुआत की थी, ठीक है। कब शुरुआत की थी, 2002 में शुरुआत की थी माइक प्रोग्राम की, जो हाथियों के संरक्षण से संबंधित है, हाथियों के संरक्षण का कार्य करता है ये माइक प्रोग्राम, ठीक है। तीसरा देखिए, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट एशियन एलिफेंट अलायंस का सदस्य है, तो बिल्कुल तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट जो है एशियन एलिफेंट अलायंस का सदस्य है, ओके। और हाथी की बात करें तो हाथी को एंडेंजर्ड IUCN की एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है, एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। तो आपका कितने स्टेटमेंट सही है, तीनों सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2000 वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रेणियां दी हुई हैं, वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 की श्रेणियां, 4 श्रेणियां दी हुई हैं और सूची दो में इन अनुसूची यानी कि अनुसूचियों की क्या स्थिति है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अनुसूची 1 में उन तरह की जो जिन जीवों को उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त होता है उनको अनुसूची 1 में रखा जाता है, जैसे कि चीता, हिम तेंदुआ, ब्लू व्हेल, हॉर्नबिल, इन सबको अनुसूची 1 में रखा जाता है, ठीक है। इनको काफ़ी ज़्यादा उच्च संरक्षण प्राप्त होता है। तो पहला आपका स्टेटमेंट सही है कि उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त पशु प्रजातियां अनुसूची 1 में रखी गई हैं। दूसरा अनुसूची 2 में जो है कम संरक्षण प्राप्त
पादप नहीं, पादप प्रजातियों को नहीं बल्कि पशु प्रजातियों को रखा गया है, ठीक है। अनुसूची 2 में कम संरक्षण प्राप्त पशु प्रजातियों को रखा गया है, तो दूसरा गलत हो गया। यहाँ पे दिया है पादप प्रजातियां, जैसे कि नीलगाय, चित्तीदार हिरण, जंगली सुअर, इन सबको अनुसूची 2 में रखा गया है। अनुसूची 3 का देखिए तो इसमें दिया है कि साइट्स के अंतर्गत परिशिष्टों में सूचीबद्ध नमूने। अनुसूची 3 में अनुसूची 3 में जो है दोस्तों आपका जैसे कि कुछ पादप प्रजातियां होती हैं, संरक्षित पादप प्रजातियों को अनुसूची 3 में रखा गया, जैसे करिंजी, पीचर प्लांट, रेड वांडा और डैफोफिल आर्किड, ये सब। तो तीसरा भी सही सुमेलित नहीं है। चौथा दिया है कि निम्न स्तर का संरक्षण प्राप्त पशु प्रजातियां, नहीं, ये भी गलत है, चौथा भी, ठीक है। चौथे में, अनुसूची चौथे में साइट्स के तहत जो भी पादप प्रजातियां सूचीबद्ध हैं साइट्स में, ठीक है, साइट्स में जितने भी पादप प्रजातियां सूचीबद्ध हैं उनको अनुसूची 4 में रखा गया है, तो चौथा भी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। अगला देखिए, प्राय सुर्खियों में रहने वाली डेटा विधि क्या है। ये डेटा विधि क्या है, तो दोस्तों हाल ही में भी आप देख सुने होंगे कि मुरिया जनजाति बीजों के संरक्षण का काम करती है। ये क्या करती है, प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करके बीजों के पर्यावरण अनुकूल संरक्षण की तकनीक है ये डेटा विधि। डेटा विधि में क्या होता है, बीजों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, बीजों को काफ़ी ज़्यादा संरक्षित बहुत ज़्यादा मतलब उसको सुरक्षा तरीके से रखा जाता है, सेफ की, यानी कि उसमें घुन ना लग जाए, वो जल्दी खराब ना हो जाए। तो इसमें इस जो तकनीक में होता है, इस तकनीक में पारंपरिक सामग्री का उपयोग, जैसे नीम का पत्ती हो गया और भी बहुत सारे ये पाउडर्स का प्रयोग करते हैं, घर के बने हुए पाउडर जो नेचुरली पाउडर्स होते हैं, मान लो नीम की जो खली होती है उसको पीस करके, तो इस सब का प्रयोग करके ये बीजों का संरक्षण करते हैं। वैसे तो नॉर्मली बीजों का संरक्षण हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करके, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उसका प्रयोग करके हम लोग बीजों को संरक्षित रखते हैं। लेकिन इन लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से बीजों को पर्यावरण के अनुकूल संरक्षित रखते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का डेटा विधि क्या है, एक तरह का बीजों के संरक्षण करने की तकनीक है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हाल ही में मलेरिया से लड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े गए, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर छोड़े गए हैं, किस देश द्वारा, तो दोस्तों जिबूती द्वारा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कितने को बायोरेमेडिएशन तकनीक से उपचारित किया जा सकता है। बायोरेमेडिएशन तकनीक यानी कि प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यही आपका बायोरेमेडिएशन तकनीक है। ये किस तरह के प्रदूषक, जहाँ पे तेल रिसाव होगा, अपशिष्ट जल का उपचार होगा, रेडियोधर्मी अपशिष्ट से आयनिक तत्व, इन सभी के लिए बायोरेमेडिएशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो बैक्टीरियाज होंगे, इस तेल को, हाइड्रोकार्बन्स को खाने का काम करते हैं, जिससे कि हमारी जलीय सतह पे जो भी तेल हाइड्रोकार्बन्स फैले होते हैं, उसको ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, बायोरेमेडिएशन तकनीक के जरिए उस हाइड्रोकार्बन्स को उपापचय कर लेते हैं, उसको अपने अंदर पचा लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो जलीय सतह प्रदूषित थी वो स्वच्छ हो जाती है। चलिए अगला देखिए, झील पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए, ठीक है। झील पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में, तो दोस्तों झील को प्रकाश की तीव्रता और ऑक्सीजन की उपलब्धता के आधार पर हम लोग ऊपर से नीचे की तरह 4 भागों में बांट के देखते हैं। एक तो आपका पहला आता है लिटोरल जोन, जो झील का सबसे ऊपरी सतह होता है, वहाँ पे आपको लिटोरल जोन देखने मिलेगा। फिर लिम्नेटिक जोन, लिटोरल जोन के जस्ट नीचे लिम्नेटिक जोन होता है, और लिम्नेटिक जोन के नीचे प्रोफंडल मंडल होता है, ओके। और इसके नीचे प्रोफंडल मंडल के नीचे आपका बेंथिक जोन, ठीक है, बेंथिक जोन। अब इसको ऑक्सीजन की उपलब्धता और प्रकाश की तीव्रता के आधार पर इन 4 भागों में झील को बांटा गया है, ठीक है। अब लिटोरल जोन में यहाँ पे आप देखेंगे कि सागरी सतह है, झील है, मान लो, सॉरी सागर नहीं कहेंगे, झील, ठीक है, झील है। तो झील का एक ऊपरी जो सबसे ऊपर वाला जो सतह रहता है, जलीय सतह, यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाती है, और इसके साथ प्रकाश की तीव्रता भी यहाँ पे आराम से पहुंच जाती है, ठीक है। यानी कि जो झील का ऊपरा वाला क्षेत्र होगा, यहाँ पे प्रकाश
आसानी से पहुंच जा रही है और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में। तो यहाँ पे आपको पेड़ पौधे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, विविधता ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये लिटरल जोन होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, लिटरल जोन वह क्षेत्र होता है जो जलीय या झील पारिस्थितिक तंत्र के तट से सबसे दूर होता है। नहीं, सबसे दूर नहीं होता है, सबसे पास होता है लिटरल जोन, ठीक है। ये जो है जलीय या झील पारिस्थितिक तंत्र के सबसे निकट होता है। तो पहला गलत हो गया। और प्रोफंडल मंडल दिया है। प्रोफंडल मंडल जो होता है, ये आपके प्रोफंडल मंडल ऐसा जोन होता है झील के अंदर जहाँ पे प्रकाश की तीव्रता बहुत कम होती है, यानी कि यहाँ पे प्रकाश बहुत कम पहुँचता है, और प्रकाश कम पहुँचने की वजह से यहाँ पे तापमान बहुत कम होती है, ठीक है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और आपका जो बेंथिक जोन होता है सबसे नीचे, ठीक है, झील का सबसे निचला वाला सतह, यहाँ पे ना तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है और प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर किस तरह के जीव होते हैं, अपघटक जीव होते हैं, ठीक है। तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया कि प्रोफंडल जोन में न्यूनतम सौर प्रकाश के प्रवेश के कारण विशेष रूप से कम तापमान होता है, ठीक है। तो लिटरल जोन में आपने देखा, लिटरल जोन में प्रकाश बहुत ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में होती है। इसके बाद लिमिनेटिक जोन अपेक्षाकृत यहाँ पे आपको कम ऑक्सीजन और कम प्रकाश देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रोफंडल मंडल, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो प्रकाश की तीव्रता में यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण है, ठीक है। देखिए, जीवों को या तो उसके स्थान पे आप उसको संरक्षण प्रदान करिए, या उस जीव को कहीं बाहर ले जा करके किसी अन्य स्थान पे उसको संरक्षण प्रदान करिए, ठीक है। जब हम किसी जीव या प्रजाति को उसके स्थान पर ही संरक्षण न प्रदान करके हम लोग किसी अन्य स्थान पर उस जीव को ला करके उसको संरक्षण प्रदान करते हैं तो बाह्य स्थानीय कहलाता है। जैसे बाह्य स्थानीय में आपका क्या क्या आएगा, जैसे वनस्पतिक उद्यान, ठीक है, बॉटेनिकल गार्डन बना करके हम लोग उस जीव को संरक्षित प्रदान करते हैं, या फिर हम लोग कोई बायोस्फीयर रिजर्व बना करके, नहीं बायोस्फीयर रिजर्व भी नहीं आएगा, आरक्षित वन और जीन बैंक, ठीक है। जीन बैंक आपका ये आपका बाह्य स्थानीय में आएगा, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ आज, ठीक है। तो जीन बैंक आपका बाह्य स्थानीय में आएगा, वनस्पतिक उद्यान बाह्य स्थानीय के अंतर्गत आएगा, और क्रायो प्रिजर्वेशन ये भी आपका बाह्य स्थानीय के अंतर्गत आएगा। आरक्षित वन और संरक्षित वन ये आपका स्वस्थानीय इन सीटू के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 5, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम या नीति के तहत संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है। संयुक्त वन अधिनियम कार्यक्रम किस नीति के तहत शुरू किया गया था, तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पारिस्थितिक तंत्र में नेक्टन शब्द का सर्वोत्तम वर्णन होता है, ठीक है। ये समुद्र में आप लोगों ने सुना होगा बेंथिक जोन और नेक्टन, ठीक है। नेक्टन जो है किसी भी समुद्र के एकदम निचला वाला सतह होता है, वहाँ पे नेक्टन समुदाय के जीव पाए जाते हैं। बेंथिक समुदाय के जीव आपको देखने को मिलेगा समुद्र के मध्य वाले हिस्से में बेंथिक समुदाय के जीव देखने को मिलेंगे, ठीक है। बेंथिक समुदाय जीव जो है आपको काफ़ी बड़े विशालकाय देखने को मिलेंगे, और ये काफ़ी बेंथिक जीव, सॉरी मैं क्या बता रही हूँ, बेंथिक जीव जो है आपके समुद्र के नीचे वाले सतह पर देखने मिलेगा और नेक्टन समुदाय ऊपर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्टन शब्द सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो दोस्तों ये जो होते हैं ये शक्तिशाली तैराक है जो जल निकायों में धाराओं को पार कर सकते हैं, ठीक है। ये जो नेक्टन समुदाय के जीव होते हैं समुद्र के बीच वाले हिस्से में, ठीक है, समुद्र के मध्यम गहराई वाले हिस्सों में पाए जाते हैं। ये जो होते हैं काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, कशेरुकी होते हैं। ये ज़्यादातर शक्तिशाली और बड़े आकार के जीव होते हैं जो तैरने में काफ़ी सक्षम होते हैं और कशेरुकी होते हैं, जैसे कि हेरिंग हो गया, डॉल्फिन हो गई, सी काऊ हो गई, ठीक है, ये सभी जीव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। ये धाराओं की विपरीत दिशाओं में भी चलने में काफ़ी सक्षम होते हैं। अगला देखिए, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होता है कि जैसे मान लो आपने आटा का रोटी बनाया, ठीक है, चलो ये तो ठीक है कि डायरेक्ट आपने आटा बनाया, आटा से रोटी बना लिया। अब इसी आटे को बहुत ज़्यादा
प्रोसेस्ड कर दीजिए, पिज्ज़ा बना दीजिए, या फिर इससे भी ज़्यादा आप बिस्किट्स वगैरह बना दीजिए, तो ये क्या प्रोसेस्ड फूड है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप किसी फूड को प्रोसेस करेंगे उसमें पोषक तत्वों की कमी होती जाएगी। ठीक है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। और पहला स्टेटमेंट दिया है कि इसमें प्रायः विटामिन, प्रोटीन, फाइबर की मात्रा अधिक होती है। नहीं जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं इसमें विटामिन, प्रोटीन, फाइबर की मात्रा कम होती है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा दिया अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में प्रायः परीक्षक प्ररंजकों जैसे योजक शामिल होते हैं। इसी तरीके से जो आपके ये जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड होते हैं हृदय संबंधी समस्याएं, जैसे कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड क्या करते हैं, हमारे स्वास्थ्य जोखिमों में से एक है। ठीक है, इससे हमारे हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती है अल्ट्रा प्रोसेस फूड यूज़ करने से। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कम प्रोसेस फूड होते हैं उनको कंज्यूम करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, भारत में ध्वनि प्रदूषण के लिए विनियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि के अनुमेय स्तर को निर्धारित किया है। दूसरा, अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों, न्यायालयों के आसपास 100 मीटर के भीतर के क्षेत्र को शांत क्षेत्र घोषित किया है। ठीक है, बताएं कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों पहला कथन सही है कि जो हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इसने जो है विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग ध्वनि के अनुमेय स्तर को निर्धारित किया। यानी कि जैसे कि कोई वाणिज्यिक स्थल है, ठीक है, कोई वाणिज्यिक क्षेत्र है, तो वहाँ पे ध्वनि का स्तर कितना होना चाहिए। जैसे दिन में 65 डेसिबल होना चाहिए और रात में 55 डेसिबल होना चाहिए। और अगर कोई आवासीय क्षेत्र है तो वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण का स्तर दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल के करीब होना चाहिए। तो इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में जो ध्वनि प्रदूषण का स्तर है वो निर्धारित किया गया है हमारे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि अस्पताल और जो शैक्षिक संस्थान है, न्यायालय है, उसके आसपास के 100 मीटर के भीतर के क्षेत्र को जो है शांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये संक्रामक रोगों और गैर संक्रामक रोगों का एक विविध समूह है। दूसरा है ये 2030 तक महामारी को समाप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों में शामिल है। तीसरा, ये विषाणु, जीवाणु, परजीवी, कवक, विषाक्त पदार्थों सहित विभिन्न रोगाणुओं के कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो बताना है कि कौन से कथन सही है। तो दोस्तों उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के संदर्भ में आपका तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें संक्रामक और गैर संक्रामक रोग दोनों ही शामिल है और 2030 तक महामारी को समाप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों में इसे शामिल किया गया है। और इसमें जीवाणु, विषाणु, परजीवी, कवक, विषाक्त सहित विभिन्न रोगाणु के कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, रासायनिक हथियार निषेध संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है, लेकिन यह रासायनिक आयुध कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन, भारत जो है रासायनिक हथियार निषेध संगठन का सदस्य है, न कि नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा दिया है रासायनिक हथियार को समाप्त करने के प्रयासों के लिए इसे 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दूसरा सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन के लिए इस संगठन को जो है रासायनिक हथियार को समाप्त करने के प्रयासों के लिए 2013 में से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, शांति नोबेल पुरस्कार। और तीसरा ऑप्शन सी दिया है कि इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, तो नहीं, रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय जो है नीदरलैंड के हेग में है, तो आपका सी भी सही नहीं है। और ऑप्शन डी दिया है कि 1925 के जिनेवा प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन की देख रेख भी OPCW द्वारा की जाती है। नहीं, 1925 की जिनेवा प्रोटोकॉल जो है इस पर रोक लगाती है, तो आपका ये ऑप्शन डी भी गलत है। पूछा था कौन सा कथन सही है, तो केवल मतलब वैसे तो ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सही है, कौन सा सही है इनमें से, और कौन सा गलत है तो क्यों गलत है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का पहला संचालनरत तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, बताएं, विश्व का पहला संचालनरत तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा रूस के पास है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। भारत में उपर्युक्त में से कितने यूनेस्को के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो भारत के कितने
जितने भी वन्य राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य दिए हुए हैं, तो बताना है कि इनमें से कौन कौन को यूनेस्को के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो दोस्तों इन सभी को शामिल किया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले कैटलिक कन्वर्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम को विषाक्त गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए ऑटोमोबाइल में लगाया जाता है। दूसरा, जब निकास कैटलिक कन्वर्टर से गुजरता है तो बिना दहन के ही हाइड्रोकार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है। बताने कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों दोनों ही कथन सही है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने संधारणीय विकास के प्राथमिक लक्ष्य हैं। तो दोस्तों संधारणीय विकास में राजनीतिक स्थिरता को शामिल नहीं किया गया है। संधारणीय विकास में आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को शामिल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सुपरिचित ई अपशिष्ट प्रदूषकों डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपशिष्ट के थर्मल ट्रीटमेंट के दौरान उत्सर्जित होते हैं। दूसरा, डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन के संपर्क में आने का लगभग 90% कारण दूषित भोजन खाना है। ठीक है। बताना है कि कितने कथन सही हैं। तो दोस्तों डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपशिष्ट के थर्मल ट्रीटमेंट के दौरान उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। यानी कि थर्मल ट्रीटमेंट के दौरान ये सभी अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा भी सही है कि डॉक्सिन और फ्यूरॉन के संपर्क में आने का लगभग 90% कारण क्या है, दूषित भोजन को खाना, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने मृदा प्रदूषण के स्रोत हैं। मृदा प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत हैं। तो दोस्तों उद्योगों से निकलने वाले विषाक्त रसायन, ताप विद्युत संयंत्र से निकलने वाले फ्लाई ऐश, भूमि पर डंप किए जाने वाले घरेलू अपशिष्ट, कीटनाशक और शाकनाशी और खनन, ये सभी जो है भूमि प्रदूषण के स्रोत हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है प्राय सुर्खियों में रहने वाला टैग 003 या TAK 003 के रूप में टैग 003 मुख्य रूप से क्या है ये। तो दोस्तों यह डेंगू के रोकथाम के लिए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ठीक है। ये क्या है, डेंगू के लिए एक वैक्सीन है, ठीक है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये सेशन का। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट दिया है कि यह केवल बड़े अस्पताल परिसरों के लिए लागू होता है। तो दोस्तों ये जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 केवल बड़े अस्पतालों के लिए नहीं, सभी अस्पतालों के लिए, छोटे बड़े सभी के लिए। और जो छोटे छोटे शिविर होते हैं, जैसे टीकाकरण शिविर हो गया, रक्तदान शिविर हो गया, तो उन सबके लिए ये सभी जो है जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत आते हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा दिया कि प्रयोगशालाओं में उत्पन्न अपशिष्ट सूक्ष्म जैविकीय अपशिष्ट का साइट पर ही कीटाणु शोधन के माध्यम से पूर्व निपटान को अनिवार्य बनाता है। तो दूसरा सही है कि जितने भी प्रयोगशाला होते हैं वहाँ पे जो भी उस प्रयोगशाला से अपशिष्ट निकलेंगे उसका निपटान भी वो प्रयोगशाला ही करेगा, ठीक है, अपने ही स्थान पर। तो दूसरा सही है। तीसरा दिया है कि नियमों के तहत जैव चिकित्सा अपशिष्ट को 5 श्रेणियों में नहीं 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाना है। तो तीसरा गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक, ऑप्शन ए। दोस्तों आपने पूछा था कि डीप फेक वीडियो को कैसे पहचाना, ठीक है। तो दोस्तों डीप फेक वीडियो तो एक तो होता क्या है, आप लोगों ने पूछा था, शायद ज्योति जी ने पूछा था मुझे कि डीप फेक वीडियो को मैम कैसे पहचानें। तो एक तो पहले तो जान लीजिए डीप फेक वीडियो का आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। आप लोग शॉर्ट रील देखेंगे तो उसमें किसी हीरोइन का चेहरा लगा होगा और नॉर्मल कोई इंसान डांस कर रहा है, ठीक है। या फिर किसी भी इंसान के ऑडियो का प्रयोग किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके किसी भी इंसान के चेहरे का प्रयोग कर लिया जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर इलीगल रूप में किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपको हिंसा फैलाना है समाज में, तो किसी का ऑडियो प्रयोग कर लिया, किसी बड़े नेता का ऑडियो क्लिप यूज़ कर लिए, उसमें उनका आवाज़ प्रयोग करके अपनी बातों को उनकी आवाज़ का प्रयोग करके कर सकते हैं। या फिर उनका चेहरा प्रयोग कर लीजिए, ये क्या है, डीप फेक है। यानी कि मान लो कोई असली वीडियो है तो उसमें आपका चेहरा प्रयोग कर लिया गया, ऐसा लगेगा कि वो
उस असली वीडियो में वो आप ही हो, ठीक है। तो ये डीप फेक वीडियो कहलाता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है डीप फेक वीडियो को बनाने के लिए। और इसकी पहचान कैसे करें? इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? तो पहले तो उस व्यक्ति की परछाई में कुछ गड़बड़ी दिखाई देगी। जब आप उस डीप फेक वीडियो को देखेंगे तो उसमें पहला तो आपको परछाई में कुछ गड़बड़ी दिखाई देने को मिलेगा, ठीक है। उसकी परछाई को ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत उसमें नॉर्मल से अलग लगेगा, ठीक है। और आप देखेंगे कि वो जो व्यक्ति रहेगा कुछ झटके देकर चलेगा, ठीक है। नॉर्मल इंसान ऐसे ही चलता है, लेकिन उस वीडियो में देखें आप, हल्का हल्का वो झटके देते हुए आगे बढ़ेगा, तो वो झटके देते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तीसरा आप लोग देखेंगे कि उससे जो उस इंसान का जो चेहरा है डीप फेक वीडियो में, उसके शरीर में काफ़ी फर्क नजर आएगा। मान लो कोई पतला इंसान है और उस वीडियो में उस पतले इंसान का चेहरा एकदम मोटा बनाया हुआ है, भरा भरा बनाया हुआ है, तो वो वीडियो आपको देखने से लग जाएगा कि डीप फेक वीडियो है, ठीक है। थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को नजर आएगा, ठीक है। यानी शरीर और चेहरे में अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे स्किन टोन में आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेगा। कभी स्किन समय समय पे उसमें थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता है नॉर्मली, अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं तो स्किन टोन में ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्किन टोन में चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। रंग बदलती रहेगी जैसे जैसे वहाँ पे वो अगर लड़की या लड़का जो भी है उस डीप फेक वीडियो में आगे बढ़ रहा है, जिस भी धूप में या छाँव में जा रहा है, तो उसकी स्किन टोन में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने मिलेगी, जो कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि ये डीप फेक वीडियो है। और लिपसिंग, और सबसे ज़्यादा तो इसमें लिपसिंग का कमाल होता है, ठीक है। लिपसिंग में आपको बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। और छठवां आपको कैसे पहचानना है? तो चेहरे के हाव भाव, खास करके पलक झपकने की, जैसे एक रोबोट पलक झपकता है वैसे ही उनमें भी आप देखेंगे कि उसमें नॉर्मली पलक झपकने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा, उसको पलक झपकने का पैटर्न थोड़ा अलग रहेगा। तो ये डीप फेक वीडियो पहचानने का तरीका है। आप इस जब वीडियो देखिएगा ऑब्जर्व करिएगा इन 5-6 पॉइंट को, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को एंड तक देखा करिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछा करिए, मैं नेक्स्ट सेशन में आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी, ठीक है।